मुंबई की एक सुनहरी सुबह। बारात का समय हो चला था। मुंबई वो शहर जिसे लोग सिर्फ इमारतों और ट्रैफिक के लिए नहीं, बल्कि अधूरे ख्वाबों और पूरे सपनों की नगरी के तौर पर जानते हैं। कहते हैं, इस शहर में हर किसी को एक मौका जरूर मिलता है। लेकिन आज का दिन किसी बड़े ब्रेक से भी ज्यादा खास था, क्योंकि आज सिंघानिया परिवार के सबसे छोटे बेटे विराज सिंघानिया की शादी थी। सुबह से ही हवेली में रौनक थी। दीवारों पर लगे झालर, फूलों की महक, रिश्तेदारों की हंसी और पंडित जी की मंत्रोच्चार। हर कोना इस खास मौके की गवाही दे रहा था। हर किसी के चेहरे पर उत्साह था, मगर एक चेहरा था जो आज भी उतना ही शांत और गंभीर था। विराज का, जिस दिन का इंतजार पूरे परिवार ने सालों से किया था, वो आज आखिरकार आ चुका था। राजपुर हवेली की गूंजती शहनाइयां। आज का दिन राजपुर हवेली के लिए बेहद खास था। सालों से जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, वो पल आखिरकार आ पहुंचा था। हवेली के सबसे छोटे बेटे आर्यन ठाकुर की शादी थी। एक ऐसी शादी जिसे लेकर पूरे परिवार में महीनों से तैयारियां चल रही थीं। अरे जल्दी करो, बारात निकलने का वक्त हो गया है। यूं ही सुस्ती करोगे तो मुहूर्त निकल जाएगा। आर्यन की मां संध्या देवी ने आवाज लगाई, जो खुद बेतहाशा तैयारियों में लगी थीं। अरे संध्या, इतना परेशान क्यों हो रही हो? अभी तो वक्त है। घड़ी घड़ी घबराना तुम्हारी पुरानी आदत है, उनके बड़े जेठानी कमला ठाकुर मुस्कुराकर बोली। संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दीदी, आप तो जानती हैं इस लड़के को शादी के लिए कितनी मुश्किल से मनाया है। अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कमला देवी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों की नजरें दादी माँ शांतिश्री देवी की ओर गईं, जो पास खड़ी सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर भी एक अलग ही चमक थी, नाती के ब्याह की खुशी और दिल में हजारों दुआएं। क्यों इतना घबरा रही हो संध्या? अभी तो वक्त है, कमला ठाकुर, आर्यन की बड़ी माँ, शांत स्वर में बोली। संध्या ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, दीदी, आप जानती हैं ना कितनी मुश्किल से ये लड़का शादी के लिए राजी हुआ है। अब और देर हुई तो ना जाने मन बदल ले उसका। इतना तो मान गया है, अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कमला देवी उसकी चिंता समझ रही थीं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्के से कहा, सब ठीक होगा संध्या। तुम्हारा बेटा अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे ठाकुर परिवार की जिम्मेदारी है। उनकी बातें सुनकर संध्या की आंखों में एक अजीब सा संतोष उभर आया। इसी बीच आंगन में फिर से शहनाई गूंज उठी। सुरजंगढ़ हवेली आज सच में एक उत्सव में बदल चुकी थी। दोनों बहुएं बातों में मुस्कुरा रही थीं कि तभी वहां दादी माँ सरस्वती देवी आ गईं। उन्होंने जब अपनी दोनों बहुओं को इतने उत्साह और हंसी में डूबा देखा, तो उनका बुजुर्ग दिल भी संतोष और स्नेह से भर उठा। अरे बहू, अब जरा जाकर आर्यन को भी देख लो, क्या पता वो अब तक तैयार हुआ भी है या नहीं, सरस्वती देवी ने अपने सधे हुए लहजे में कहा। उनकी बात पर कमला ठाकुर ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, मैंने शिव को भेजा है, आता ही होगा उसे देखकर। लड़का बिजनेस में ऐसा डूबा है जैसे आज भी कोई मीटिंग हो। सरस्वती देवी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। शादी के दिन भी दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट घूम रहे होंगे। तीनों महिलाओं की हंसी पूरे सुरजंगढ़ हवेली में गूंज उठी, लेकिन साथ ही उनके मन में एक ही सवाल था, क्या आर्यन सच में इस रिश्ते को दिल से निभा पाएगा? उसे भेज तो दिया, अब जरूर बिजनेस की बातें लेकर बैठ गया होगा। सरस्वती देवी, दादी माँ ने हल्के तंज भरे लहजे में कहा। माँ, मैं जाकर देखती हूँ, पता नहीं भैया तैयार हुए भी हैं या नहीं। कीर्ति, आर्यन की छोटी बहन, ने तत्परता से कहा। संध्या देवी ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बच्चा, जल्दी जाकर देख आओ, क्या पता अब तक फिर से अपने लैपटॉप में घुस गया हो। उसे तो बस कॉन्ट्रैक्ट और प्रेजेंटेशन की ही चिंता रहती है। कीर्ति ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भरी और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए आर्यन के कमरे की ओर बढ़ गई। कीर्ति तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई आर्यन के कमरे की ओर बढ़ी। हवेली के उस पुराने हिस्से में, जहां अब भी शांति और ठंडक बसी रहती थी, वहीं था आर्यन का कमरा। सलीके से सजाया गया, लेकिन उसमें आज भी एक कारोबारी की गंभीरता झलकती थी। कमरे के अंदर आर्यन ठाकुर सोफे पर बैठा हुआ था।
सामने बैठा था उसका सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर युवान शर्मा। दोनों के बीच एक अहम चर्चा चल रही थी। युवान, जैसे भी हो, हमें मिसेज रॉय से ये डील फाइनल करनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये मेरी जीत है, पर्सनल जीत, और मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। आर्यन की आवाज शांत लेकिन बेहद दृढ़ थी। युवान ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और बोला, भाई, आज शादी है तेरी, और तू आज भी वही टेबल, वही फाइलें, वही डील में उलझा पड़ा है। आर्यन थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में वही फोकस था जो एक बिजनेस टाइकून की पहचान होता है। ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। अब तक तूने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, वो भी किसी ने सोचे नहीं थे, तो ये डील भी तेरे हाथ से नहीं जाएगी। हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे, युवान ने विश्वास से कहा। आर्यन ने धीमी सांस लेते हुए कहा, पता है, लेकिन ये डील मेरे लिए बाकी सब से अलग है, बहुत पर्सनल है। मैं इसे हर हाल में पूरा करना चाहता हूँ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और कीर्ति अंदर आ गई। चेहरे पर हल्की झुंझलाहट और मुस्कान दोनों साथ थे। भाई, आप अब तक यहीं बैठे हैं। माँ और चाची नीचे इंतजार कर रही हैं, और आप अब तक बिजनेस में उलझे हुए हैं। जल्दी तैयार हो जाए, आज आपकी शादी है, कीर्ति ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा। युवान हंस पड़ा। मैं भी इसे उठाने ही वाला था, लेकिन इसने मुझे उल्टा काम में खींच लिया। आर्यन ने सिर घुमाकर दोनों को देखा। उनकी मुस्कुराहट देखकर उसकी गंभीरता थोड़ी सी पिघल गई। ठीक है, चलो तैयार होता हूँ, कहीं दुल्हन इंतजार करते करते घर ही न चली जाए, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कीर्ति और युवान उसकी बात पर हंस पड़े, मगर आर्यन के चेहरे की हल्की मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जो अब तक किसी को समझ नहीं आया था। एक मन की मजबूरी, एक अनकही लड़ाई। मैं भी तो तुझे उठाने ही आया था, लेकिन तू फिर वही काम में ऐसा उलझा कि मुझे भी खींच लिया अपनी फाइलों में, युवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब जरा जल्दी कर ले भाई, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, दुल्हन भी, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा इंतजार करते करते उसका मूड ही बदल जाए, वह मजाकिया अंदाज में बोला। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। हाँ हाँ, भाभी वेट कर रही होंगी अपने हुजूर दूल्हे राजा को देखने के लिए, युवान ने आंखें नचाते हुए कहा, और फिर दोनों हंस पड़े। आर्यन ने दोनों को एक तीखी नजर से देखा, लेकिन मुस्कान छुपाए नहीं छुपी। कीर्ति भी युवान की बात पर हंस पड़ी। दोनों की हंसी कमरे में गूंजने लगी। आर्यन कुछ पल उन्हें देखता रहा, वो हंसी जो किसी शादी के घर में सबसे प्यारी चीज होती है। लेकिन अगली ही सेकंड आर्यन ने अपनी सिग्नेचर स्टाइल में एक तीखी नजर दोनों पर डाली और शांत स्वर में कहा, अब बहुत हो गया, निकलो यहाँ से दोनों। उसकी बात में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक ऐसी गंभीरता थी जो भाई और बहन दोनों समझते थे। कीर्ति ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ओह लो भाई साहब को अब अकेले तैयार होना है। युवान ने मुस्कुराते हुए कीर्ति की तरफ देखा और बोला, चलो भाई, अब हमें दरबार से विदा मिल गई है। दोनों ने कोई और बात किए बिना सिर झुकाया, एक हल्की मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आर्यन ने एक लंबी सांस ली। कमरे में अब सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान था, एक जबरदस्ती का रिश्ता, एक अनकही साजिश और एक अधूरी सच्चाई। आर्यन बिना कुछ कहे सीधा वॉशरूम की ओर चला गया। शादी का शोर था, सजे हुए मंडप थे, रिश्तेदारों की हलचल थी, पर उसके भीतर एक अजीब सी चुप्पी थी। शादी का मन नहीं था उसका, और वो बात शायद खुद उसके सिवा कोई समझ नहीं सकता था। लेकिन परिवार के आगे वो झुक गया था। माँ की आंखों में जो उम्मीद थी, वो तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसने आईने में खुद को देखते हुए बुदबुदाया। वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसने गहरे सांस ली और पास ही बने क्लोजेट रूम में चला गया। वहां उसकी शेरवानी, साफा और परफ्यूम सब करीने से रखे थे। आर्यन ने धीरे धीरे एक एक चीज पहनी। कंधे तक आती क्रीम कलर की रॉयल शेरवानी, उस पर सिल्वर जरी की कढ़ाई और उस पर भारी मरून दुपट्टा जो उसकी रॉयल पर्सनैलिटी को और उभार रहा था। गले में मोतियों की माला, हाथ में घड़ी और पॉलिश किए गए जूते। जब वो पूरी तरह
तैयार होकर कमरे से बाहर निकला। वो सिर्फ दूल्हा नहीं था, वो एक मजबूर राजकुमार की तरह लग रहा था, जो अपनी मर्जी नहीं, जिम्मेदारियों की बारात में जा रहा था। उसने आज कोला हाई क्रीम शेड की शेरवानी पहन रखी थी, रिच सिल्वर कढ़ाई से सजी हुई, जो रॉयल्टी का एहसास देती थी। आर्यन उस वक्त किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। हर बार उसकी मौजूदगी कमरे के माहौल को बदल देती थी, लेकिन आज वो वाकई एक राजकुमार की तरह चमक रहा था। जानिए आर्यन के बारे में। 28 साल का ये शख्स, गौर वर्ण, गहरी भूरी आंखें जो जैसे बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देती थीं। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, सधे हुए पतले होंठ और एक शांत लेकिन प्रभावशाली एटीट्यूड, जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को एक रहस्यमय ओरा देता था। आर्यन केवल देखने में हैंडसम नहीं था, बल्कि वो देश के युवा और प्रभावशाली बिजनेस आइकॉन में से एक था। आर्यन राठौड़ नाम आज फैशन, मीडिया और इंडस्ट्री की दुनिया में एक ब्रांड बन चुका था। वो हर चीज में परफेक्शन चाहता था, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, लाइफ डिसीजन हो या फिर शादी। लेकिन आज की रात वो परफेक्ट नहीं, कुछ अधूरी फीलिंग से भरी हुई थी। आर्यन राठौड़ भारत के टॉप 10 यंग बिजनेस आइकॉन में शामिल था। सिर्फ 28 साल की उम्र में वो जिस मुकाम पर पहुंचा था, वहां तक पहुंचने में लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरता हुआ मेहर हॉल में आया, हर नजर उसी की तरफ उठ गई। फैमिली, रिश्तेदार, स्टाफ, सबकी आंखों में अलग ही चमक थी। आज उनका बेटा, घर का शेर, शादी के लिए मान गया था, और यही बात सबके चेहरों पर सुकून बनकर छाई हुई थी। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, लेकिन चेहरा शांत था। वो धीमे धीमे चलते हुए नीचे आया और सभी के सामने रुककर गहरी आवाज में बोला, अब चलें। उसकी यह सादी सी लाइन भी एलिगेंस से लबरेज थी। उसकी माँ, चाची, दादी सब उसे देखकर अभिभूत थीं। रेखा चाची ने आंखें पोंछ लीं। दादी माँ ने सिर पर हाथ रखा, बाबा आज कितना सुंदर लग रहा है। उसके इतना कहते ही सब एक झटके में मूव हो गए। बाहर लॉन में बारात के लिए शाही अंदाज में घोड़ी, बैंड, लाइट्स और ढोल सब रेडी थे। बारात निकलने को तैयार थी, पर आर्यन का दिल अभी भी कहीं अटका था, कहीं उस फैसले पर जिसे उसने सिर्फ अपनों की खुशी के लिए लिया था। राठौड़ हवेली के बाहर रोशनी और रंगों का समंदर उमड़ आया था। हर कोना जगमगा रहा था और आज इस जगमगाहट का केंद्र था आर्यन राठौड़ की शादी। बड़े बड़े उद्योगपति, बॉलीवुड सितारे, राजनीति से लेकर फैशन वर्ल्ड तक की हस्तियां इस हाई प्रोफाइल शादी का हिस्सा बनने आई थीं। और साथ ही मौजूद थे हर न्यूज चैनल के रिपोर्टर। कैमरों की फ्लैश, लाइव रिपोर्टिंग, हेडलाइन बाइट, सबने माहौल को और भव्य बना दिया था। देश के सबसे हैंडसम और एलिजिबल बैचलर की शादी आखिर हो ही गई, यही हर रिपोर्टर के पास ब्रेकिंग न्यूज थी। आर्यन अपनी क्लासिक ब्लैक लग्जरी कार में बैठा, पीछे पीछे पूरी बारात की गाड़ियां आगे बढ़ीं। गंतव्य था भारद्वाज निवास। भारद्वाज निवास, अंदर का माहौल बारात की रौनक से बिल्कुल उल्टा था। कमरे के बीचों बीच बैठी थीं मालिनी देवी, यानी अनया की माँ। उनकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ, प्लीज मत रोइए। आयशा, अनया की छोटी बहन ने उन्हें संभालने की कोशिश की। मालिनी जी की आवाज बाहर आ गई, बस कर आयशा, तू हमें ये बता क्यों नहीं देती कि अनया कहाँ है? कहाँ गई वो लड़की? बाहर बारात आने ही वाली है और दुल्हन का कुछ अता पता नहीं। इतनी बड़ी शादी और लड़की गायब। कमरे में मौजूद बाकी रिश्तेदार भी अब एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। हर किसी के चेहरे पर घबराहट थी। बात अब सिर्फ शादी की नहीं थी, बात इज्जत की थी। मालिनी देवी ने फिर एक बार डबडबाई आंखों से अपनी बेटी से पूछा, आयशा, मुझे सच सच बता, क्या अनया फिर से वही कर रही है जो 3 साल पहले किया था? ये सुनकर आयशा की सांस जैसे थम गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। मालिनी देवी का चेहरा अब आंसुओं से नहीं, गुस्से से तमतमा उठा था। झूठ मत बोलो आयशा, तुम्ही ने अनया को भागने में मदद की है। उन्होंने तमतमाते हुए कहा, उसके छोड़े हुए लेटर में तुम्हारा नाम लिखा है, साफ साफ। माँ, प्लीज,
आयशा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता दीदी कहाँ है। बस करो मालिनी। विवेक भारद्वाज, जो अब तक शांत बैठे थे, उठ खड़े हुए। तुम क्यों इस बच्ची पर बरस रही हो? ये भी उतनी ही परेशान है जितने हम सब। आयशा, जो अब तक खुद को संभाले थी, अपने पापा को देखकर टूट गई। पापा, मैं सच में नहीं जानती दीदी कहाँ है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात मानिए। विवेक जी ने उसके पास आकर उसका चेहरा थामा। मुझे यकीन है बेटा, तू झूठ नहीं बोल रही। पर एक बात समझा दे, अगर तुझे नहीं पता, तो अनया ने तुम्हारा नाम लेटर में क्यों लिखा? क्या उसने कुछ बताया था तुझे? कोई इशारा, कुछ भी? कमरे में एक बार फिर चुप्पी छा गई। आयशा ने सिर झुका लिया। शायद कुछ था जो वो बताना चाहती थी, या फिर कुछ ऐसा जिसे वो छिपा रही थी। पापा, प्लीज यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। आन्या की आवाज कांप रही थी, आंखें डबडबाई हुई। मालिनी देवी कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर किसी की चीख सुनाई दी। बारात आ गई, बारात आ गई। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे हर दिमाग एक साथ सुन्न पड़ गया हो। मालिनी देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, अब क्या जवाब देंगे हम सबको? विवेक जी ने गहरी सांस ली, अपने माथे को मलते हुए बोले, सब लोग नीचे चलो, अब बातों का वक्त नहीं है। हमें इस तूफान का सामना करना ही होगा। आन्या वहीं दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। कहीं न कहीं वो जानती थी, जो होने वाला है वो किसी के भी बस में नहीं होगा। बारात आने की आवाज सुनकर मालिनी देवी और विवेक भारद्वाज ने खुद को किसी तरह संभाला। दिल में तूफान चल रहा था, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की चुप्पी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ गए। हमें बाहर जाना होगा, विवेक जी ने गहरी आवाज में कहा। लोग कुछ भी सोचेंगे अगर हम नहीं निकले तो। मालिनी ने चुपचाप सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर चले गए। अंदर आन्या अभी भी जमीन पर बैठी थी। आंखों से आंसू बहते रहे, हाथ कांपते हुए बार बार अनया का नंबर डायल कर रहे थे। दीदी, कहाँ हो आप? प्लीज उठाओ फोन। उसकी आवाज टूट रही थी। हर बार वही नंबर व्यस्त है या फोन बंद है, जैसे अनया ने दुनिया से नाता ही तोड़ लिया हो। आन्या का दिल बैठता जा रहा था। क्या होगा अब? शादी रुक जाएगी या कोई और रास्ता निकलेगा? अचानक उसे याद आया, दीदी ने एक बार कहा था, अगर मैं कभी सब छोड़कर जाऊं तो तुम मजबूत बनना, मेरी तरह नहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। वक्त जैसे थम गया था। चंद मिनटों में सारे फैसले ले लिए गए थे और अब मंडप में सुर्खलाल फूलों से सजे पवित्र वेदी पर वेदांत राठौड़ बैठा था। चेहरे पर गुस्से की सख्त परत, आंखों में अजीब सा आक्रोश। उसके ठीक पास एक लड़की बैठी थी, आर्या। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह गिर रहे थे, पर उन आंसुओं में डर नहीं, गुस्सा था। वेदांत ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे कोई चीज छीन ली गई हो और अब जाने नहीं देना चाहता। आर्या बार बार उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, पर वेदांत की पकड़ जैसे लोहा बन चुकी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, शंख बज रहा था, सब कुछ चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस मंडप में दो लोग बैठे थे जिनकी आंखें एक दूसरे में डूबी थीं, प्यार में नहीं, तूफान में। वेदांत की आंखों में आग थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकती आर्या। जो तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ वो अब मेरी जिद से होगा। और आर्या की आंखें बोल रही थीं, तुम चाहे जबरदस्ती कर लो वेदांत, पर मैं कभी तुम्हें अपना नहीं मानूंगी। वो मंडप शादी का नहीं, एक समझौते का अखाड़ा बन चुका था। हैरान रह गए। विराज की आवाज ठंडी थी, मगर उसमें एक ऐसा आदेश था जो किसी को भी मजबूर कर दे। उसकी आंखें सीधे आन्या की आंखों से टकराईं और उस टकराहट में मोहब्बत नहीं, जंग थी। चले, अब यही रहना है तुम्हें, विराज फिर बोला, इस बार कुछ और सख्ती के साथ। आन्या, जो अब भी अपने पापा के गले लगी थी, कांपते होठों से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा। मैं इनके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी।
उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा और आवाज कांप रही थी। मगर उसमें भी एक जिद थी, एक गुस्सा, जैसे वो अभी सब कुछ तोड़कर भाग जाना चाहती हो। दिनेश जी कुछ कहने ही वाले थे कि मधु जी बोल उठी, क्या चाहती हो आन्या? अब जब शादी हो चुकी है तो और तमाशा चाहिए तुम्हें? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। माँ, आपने ही तो कहा था कि मैं सच बताऊं, और जब मैंने कहा कि दीदी भाग गई हैं, आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। आन्या फूट पड़ी। तो तुमने खुद क्यों बैठी शादी के लिए? जब मना करना था तो वहीं मना करती। मधु जी फिर बोली, क्योंकि आप सब ने मजबूर किया। आन्या चिल्लाई, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। विराज ने भी नहीं। वो गुस्से से पलटी और विराज की ओर बढ़ी, उसकी आंखों में गुस्सा भरा था, आवाज में कंपकंपी। आपको क्या लगा, जबरदस्ती शादी करके आप मुझे जीत लेंगे? मैं आपकी बीवी तो बन गई कागजों पर, लेकिन दिल से कभी नहीं बनूंगी। विराज उस पल बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे वो इस चुनौती को स्वीकार कर चुका हो। देखते हैं, विराज ने धीमे मगर तीखे स्वर में कहा, तुम्हारा घमंड बड़ा है, लेकिन मेरा सब्र उससे बड़ा निकलेगा। मैं यह शादी नहीं करूंगी। आन्या की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और बेबसी तीनों साथ थे। वो सबकी नजरों का सामना करते हुए सीधी खड़ी थी, जैसे खुद को तोड़ने नहीं देना चाहती थी। विराज एक पल के लिए रुका, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे परख रहा हो कि ये वही लड़की है जो कल तक उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, विराज ने ठंडे स्वर में कहा, या तो शादी करो, या फिर तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन को जेल जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्या बकवास है ये? आन्या चीखी। विराज ने जेब से एक कागज निकाला और उसे दिखाते हुए बोला, ये देखो, तुम्हारी बहन ने अपने लेटर में लिखा है कि वो तुम्हारी मदद से भागी है। मेरे पास और भी सबूत हैं। अगर मैं चाहूं तो पुलिस अभी तुम्हारे घर आ सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दिनेश जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू ये सब क्यों कर रहा है? विराज ने उनकी ओर देखा और कहा, आपका बेटा मुझे धोखा देकर भागा है, अब उसकी बहन मेरी पत्नी बनेगी। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये मेरा फैसला है। मधु जी ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, आन्या को मत फंसाओ इस सब में। वो तो मासूम है। मासूम? विराज हंसने लगा, एक कड़वाहट से भरी हंसी। इस घर की कोई लड़की मासूम नहीं है। जो भागी है वो भी, और जो यहाँ है वो भी। अब या तो ये शादी होगी, या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने पापा की ओर देखा, वो थर-थर कांप रहे थे, उनका चेहरा डर और लाचारी से भर गया था। माँ भी बेसुध बैठी थी, और वहीं उसी पल में आन्या का दिल टूट गया। उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, करूंगी शादी, पर याद रखना विराज सिंघानिया, तुमने मेरी मजबूरी को चुना है, मेरा दिल नहीं। रेखा जी ने गौरी से धीमे स्वर में कहा, देख रही हो ना, कैसे चुपचाप सब सह रही है ये लड़की। इसका मनोबल टूटने मत देना, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। गौरी ने सहमति में सिर हिलाया और चुपचाप गृह प्रवेश की बाकी तैयारियों में जुट गई। आन्या भारी मन से चावल का लोटा पांव से गिरा रही थी, हर रस्म उसके लिए एक सजा बन चुकी थी। विराज उसकी ओर देख रहा था, उसकी आंखों में ना तो दया थी, ना कोई अपनापन। बस एक जीत का एहसास था, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। गृह प्रवेश पूरा हुआ। प्रिय जी ने कहा, बहू, अब चलो अपने कमरे में। थोड़ा आराम कर लो, दिन बहुत भारी था। आन्या ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसका दुपट्टा उसके घावों को नहीं छुपा पा रहा था, जो आत्मा पर लगे थे। रात का समय, विराज का रूम। कमरा बेहद खूबसूरत और रॉयल तरीके से सजाया गया था। फूलों की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, लेकिन इस खुशबू में घुटन थी। आन्या कमरे में दाखिल हुई तो देखा विराज पहले से ही खिड़की के पास खड़ा था, उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। आ गई महारानी, विराज की आवाज में व्यंग्य था। आन्या चुप रही।
वह धीरे धीरे चलकर कमरे के एक कोने में बैठ गई, जैसे किसी अजनबी के घर आई हो। विराज उसकी ओर मुड़ा और कुछ देर तक उसे निहारता रहा। फिर बोला, तुम्हें लगता है तुम मजबूर होकर यहाँ लाई गई हो, तो जान लो मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम्हें पत्नी बनाने का। आन्या ने उसकी ओर देखा, आंखें लाल थीं, लेकिन आंसू अब सूख चुके थे। तो फिर यह सब क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे जीतना आता है और तुम्हारी बहन ने मुझे हराकर भागने की कोशिश की थी। उसकी सजा तुम हो, और तुम्हारी इस सजा में मेरी गलती क्या है? उसकी आवाज कांपी, लेकिन उसमें मजबूती थी। गलती यही है कि तुम उस घर की बेटी हो जिसने मुझे ठुकराया। अब तुम्हारा हर दिन इस घर में इसी एहसास में बीतेगा। आन्या खड़ी हो गई, उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। तो सुनो विराज सिंघानिया, तुम्हारी जीत आज की होगी, पर मैं इस शादी को सिर्फ नाम का रिश्ता मानती हूँ। तुमने मेरी मर्जी के बिना ये बंधन बनाया है, अब मैं भी इसे निभाऊंगी, पर अपने तरीके से। विराज कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, खेल दिलचस्प हो सकता है आन्या, पर याद रखो मैं खेल जीतने में यकीन रखता हूँ, हारने में नहीं। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन में हलचल। पूरे घर में माहौल बदल चुका था। बहू आ चुकी थी, पर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। और तभी दरवाजे पर हलचल मची। दरबान ने आकर कहा, सर, बाहर कोई लड़की बेहोश मिली है। वो अन्वी दीदी का नाम बार बार ले रही है। सभी चौंक गए। आन्या दौड़ती हुई बाहर आई, और फिर जो उसने देखा वो सब कुछ बदलने वाला था। क्या अन्वी वापस आ चुकी है? क्या सच सामने आएगा? क्या विराज की सच्चाई सबके सामने खुलेगी? को वक्त के साथ जरूर समझेगा, और जब उसे एहसास होगा कि आन्या कितनी सीधी सादी और दिल की साफ है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेखा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उनकी आंखों में छुपी चिंता प्रिया जी से छिपी नहीं रही। प्रिया जी ने धीरे से कहा, उम्मीद है सब ठीक हो। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इस घर में अब और कोई रिश्ता टूटे नहीं। उधर विराज का स्टडी रूम। विराज शांत बैठा था। सामने उसकी फेवरेट विस्की की ग्लास थी, लेकिन उसने हाथ भी नहीं लगाया था। शिव पास बैठा चुप था। कुछ देर बाद विराज ने कहा, शादी हो गई, पर मन शांत नहीं है। सब कुछ जबरदस्ती हुआ है, ये मुझे भी पता है। शिव चौंका। विराज को इतना शांत और उलझा हुआ उसने पहली बार देखा था। तो फिर तूने ये सब किया क्यों भाई? शिव ने सीधे पूछा। क्योंकि मैं हार नहीं मान सकता था। वो अन्वी और उसके घर वाले, उन्होंने मुझे ठुकराया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन अब जब आन्या इस घर में है, तो मैं उसे कमजोर नहीं समझूंगा। मैं उसे भी खुद को साबित करने का मौका दूंगा, लेकिन शर्तों पर नहीं, मेरे तरीके से। शिव ने धीरे से कहा, पर यार, अगर तू उसे दिल से अपनाएगा नहीं, तो वो लड़की यहाँ टिकेगी नहीं, टूट जाएगी। विराज चुप हो गया, बहुत देर तक। दूसरी ओर विराज का कमरा, जहाँ गौरी और आन्या। गौरी ने दरवाजा बंद किया और प्यार से आन्या के सिर पर हाथ रखा। बहन, मत समझना मुझे, इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन सबसे पहले एक औरत हूँ। जानती हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था, पर मैं वादा करती हूँ तुम्हें इस घर में अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। आन्या की आंखों से फिर आंसू बह निकले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, ये घर, ये रिश्ता, ये जबरदस्ती, क्या यही मेरी किस्मत थी? गौरी बोली, नहीं, किस्मत तुम्हें यहाँ तक लाई है, अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। तुम कमजोर नहीं हो आन्या, तुम विराज की बीवी हो, लेकिन उससे पहले तुम खुद की पहचान हो। अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। आन्या ने भरी आंखों से देखा। शायद पहली बार उसे इस अजनबी घर में थोड़ी सी उम्मीद नजर आई। रात ढलने लगी, लेकिन इस रात में एक तूफान पनप रहा था। विराज को अपने गुस्से पर पछतावा नहीं था, लेकिन पहली बार किसी के आंसुओं ने उसे झकझोरा था। आन्या को अपने डर से बाहर निकलकर अब खुद को साबित करना था, लेकिन इस साज सज्जा के पीछे छुपा तनाव वह साफ महसूस कर सकती थी। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। गौरी ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा,
डर मत, सब ठीक होगा। जो होना था हो गया। अब आगे तुम्हें मजबूत बनना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आन्या ने सिर हिलाया, पर आंखों में एक अजीब सा डर था, आने वाली रात का, आने वाले रिश्ते का, और उस शख्स का जो उसके जीवन में जबरन दाखिल हो चुका था। गौरी ने दरवाजा बंद किया और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद दरवाजे की आवाज ने आन्या को चौंका दिया। विराज कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल में वही अहंकार, वही घमंड और वही ठंडापन था जिसे आन्या शादी के मंडप से लेकर अब तक महसूस कर चुकी थी। उसने एक नज़र कमरे की सजावट पर डाली, फिर सीधा आन्या की ओर देखा। आन्या घबराहट में उठ खड़ी हुई। तुम बैठो। विराज की आवाज में कोई कोमलता नहीं थी, सिर्फ एक हुक्म था। आन्या वहीं खड़ी रही। विराज पास आया और बोला, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी है। ये सब डेकोरेशन तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब तो परंपरा है, दिखावा है। शादी हुई है तो दुनिया को दिखाना होता है कि सब नॉर्मल है। आन्या ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या ये रिश्ता भी दिखावा है? विराज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरे लिए ये रिश्ता एक सजा है, तुम्हारी और तुम्हारी बहन की हरकतों के लिए। लेकिन तुम चाहो तो इसे एक मौका समझ सकती हो, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम मेरी शर्तों पर चलो। आन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोकते हुए कहा, मैं कोई सौदा नहीं हूँ विराज, और न ही कोई सजा। मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी नहीं बनूंगी किसी की। विराज थोड़ा रुका, उसकी आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखी। फिर उसने कहा, बहुत आत्मविश्वास है तुम्हें, ठीक है। वक्त बताएगा कौन किसे समझ पाएगा या बदल पाएगा, लेकिन आज की रात सिर्फ रात है, इसे ऐसे ही रहने दो। वो मुड़कर स्टडी टेबल की तरफ चला गया और किताबें पलटने लगा। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। आन्या धीरे धीरे बेड के कोने पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहते रहे। उसने इस रिश्ते को तो स्वीकार कर लिया था, पर दिल अब भी सवालों से भरा था। आन्या की आवाज में दर्द भी था, गुस्सा भी और बेबसी भी। वो एक पल को चुप हुई, फिर एक ही सांस में बोली, और क्या चाहिए था उन्हें? अपनी बहन को बचाने की सजा मुझे मिली है, वो भी जिंदगी भर के लिए। ये कौन सा इंसाफ है? गौरी ने धीमे से उसका हाथ थामे रखा, उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत अचानक और दर्दनाक है, लेकिन जो हो गया उसे अब बदला नहीं जा सकता। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि विराज भैया बाहर से भले ही सख्त लगे, पर अंदर से वो बहुत टूटे हुए इंसान हैं, और शायद उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो तुम्हें अपनाना चाहते हैं या सजा देना। आन्या ने खींचते हुए कहा, मुझे कोई टूटा हुआ इंसान नहीं चाहिए, मुझे अपना सम्मान चाहिए, मेरी मर्जी चाहिए। मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे जब चाहो जबरन उठा लो और कहो अब तुम मेरी हो। गौरी को ये सुनकर दुख भी हुआ और गर्व भी। दुख इस बात का कि एक और लड़की इस घर में आकर टूटी है, और गर्व इस बात का कि आन्या जैसी लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए इतनी मजबूती से खड़ी है। गौरी ने उसकी हथेली थपथपाई और नर्म स्वर में कहा, तुम्हें अगर किसी दिन सच में लगे कि यहाँ रहना अब नहीं हो पाएगा, तो मैं खुद तुम्हें वहां तक छोड़ने चलूंगी जहां तुम चाहो। लेकिन आज की रात अपने मन और दिल को थोड़ा समय दो। हो सकता है कल कुछ बदले, हो सकता है तुम खुद तय कर सको कि क्या करना है। आन्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह चुपचाप बैठी रही। गौरी उठी, दरवाजे तक गई और जाते जाते बोली, मैं डिनर भिजवा देती हूँ, खा लेना, भले ही अकेले में सही। भूखे रहने से हालात नहीं बदलते, सिर्फ शरीर कमजोर होता है, और अभी तुम्हें बहुत मजबूत रहना है, आन्या। दरवाजा बंद हो गया। आन्या अकेली बैठी रही, चारों ओर फैली मोमबत्तियों की खुशबू में घुटन सी महसूस हुई। उसने तकिए पर सिर रख लिया और आंखें बंद कर लीं। पर नींद कहाँ आती उस रात। क्या विराज और आन्या का रिश्ता कभी सच्चे प्यार में बदलेगा? क्या अन्वी अपनी गलती की सजा से बच पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग। अगर आपको कहानी ने छू लिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।